नमस्कार। आज का विषय है गज़ल। पाठ शुरू करने से पहले हम इस पाठ के कवि के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। इस पाठ के कवि हैं दुष्यंत कुमार जी। कवि दुष्यंत कुमार जी का जन्म राजपुर नवादा गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, उनकी प्रमुख रचनाओं में इनके जो काव्य संग्रह इनके सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, साए में धूप, जलते हुए वन का वसंत, ये इनकी क्या है, काव्य संग्रह है। एक कंठ बिस्पाई इनका गीत नाट्य है। छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी इनकी क्या है, उपन्यास संग्रह है। इनकी मृत्यु सन 1975 ईस्वी में हुई। दुष्यंत कुमार जी का साहित्यिक जीवन इलाहाबाद से आरंभ होता है। ठीक है, इलाहाबाद में इनका साहित्यिक जीवन आरंभ हुआ। वहाँ की साहित्यिक संस्था परिमल की गोष्ठियों में भी सक्रिय रूप से भाग लेते रहे और नए पत्ते जैसे महत्वपूर्ण पत्र के साथ भी जुड़े रहे। आजीविका के लिए आकाशवाणी और बाद में मध्य प्रदेश के राजभाषा विभाग में इन्होंने काम किया। अल्प आयु में ही उनका देहावसान हो गया। जैसा कि हमने आपको बताया है, जन्म 1933 में हुआ था और मृत्यु 1975 में इनका हो गया। ठीक है, तो अल्प आयु में ही उनका देहावसान हो गया। किंतु इस छोटे से जीवन की साहित्यिक उपलब्धियां कुछ छोटी नहीं थी। ठीक है, महत्वपूर्ण साहित्यिक उपलब्धियां इन्होंने हासिल की। गजल की विधा को हिंदी में प्रतिष्ठित करने का श्रेय अकेले दुष्यंत कुमार को ही जाता है। उनके कई शेर साहित्यिक एवं राजनीतिक जमावड़ों में लोकोक्तियों के तरह दोहराए जाते हैं। साहित्यिक गुणवत्ता से समझौता न करते हुए भी दुष्यंत कुमार ने लोकप्रियता के नए प्रतिमान कायम किए हैं। एक कंठ बिस्पाई शीर्षक गीत नाट्य हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण एवं बहुप्रशंसित कृति है। यहाँ जो आपके पाठ्यपुस्तक में गजल दी गई है वो दुष्यंत कुमार जी के गजल संग्रह साए में धूप से संकलित है। ठीक है, और गज़लों में शीर्षक देने का कोई प्रथा नहीं था, कोई चलन नहीं था। इसलिए यहाँ देखिए, इस पाठ में कोई शीर्षक, जो आपका गज़ल नामक पाठ है आपके पाठ्यक्रम में, इस पाठ का कोई शीर्षक नहीं दिया गया है। गज़ल एक ऐसी विधा है जिसमें सभी शेर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं और किसी क्रम व्यवस्था के तहत पढ़े जाने की दरकार या कोई बंदिश नहीं होती है। इसके बावजूद दो चीज़ें ऐसी हैं जो इन शेरों को आपस में गूंथ कर एक रचना का शक्ल देती हैं। एक रूप के स्तर पर तुक का निर्वाह और दूसरा जो है अंतर्वस्तु के स्तर पर मिजाज का निर्वाह। जैसा कि आप देखेंगे, यहाँ पहले शेर की दोनों पंक्तियों का तुक मिलता है, उसके बाद सभी शेरों की दूसरी पंक्ति में उस तुक का निर्वाह होता है। आमतौर पर गज़ल के शेरों में केंद्रीय भाव का होना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पूरी गज़ल एक खास मन स्थिति पर लिखी गई स्पष्ट होती है। राजनीति और समाज में जो कुछ चल रहा है उसे खारिज करने और विकल्प की तलाश को मान्यता देने का भाव एक तरह से इस गज़ल का केंद्रीय सूत्र बन गया है। इस प्रकार दुष्यंत की यह गज़ल हिंदी गज़ल का सुंदर नमूना प्रस्तुत करती है। ठीक है, तो आइए पाठ हम लोग शुरू करते हैं। पाठ है गज़ल। क्या है? कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। यहाँ कवि कहते हैं कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। अब यहाँ जैसा कि हमने हर पाठ में व्याख्या करते समय आपको बताया है कि संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या आपको करना होता है। तो संदर्भ में आपको लिखना होगा कि यह प्रस्तुत शेर कवि दुष्यंत कुमार द्वारा रचित गज़ल साए में धूप से उद्धित है या संकलित है। और यहाँ प्रसंग में आप लिखेंगे कि यहाँ राजनेताओं द्वारा किए गए झूठे वादों का उल्लेख करते हुए कवि बताते हैं कि कहाँ तो तय था। व्याख्या में आप लिखेंगे कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग नहीं मैसर शहर के लिए। चुनाव का जब दौर होता है, ठीक है, जब चुनाव प्रक्रिया शुरू होती है, प्रारंभ होती है, तो जो चुनाव का दौर होता है उस समय घोषणा की जाती है क्या, कि प्रत्येक घर में रोशनी का प्रबंध होगा। हर एक घर के लिए, हर घर में रोशनी का प्रबंध किया जाएगा। परंतु होता क्या है कि कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए, परंतु बाद में घर तो क्या पूरे शहर के लिए एक दीपक भी, चिराग मतलब एक दीपक का लौ भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। कहने का अभिप्राय यहाँ यह है कि जन नेता जो सामान्य व्यक्ति की प्रत्येक आवश्यकता को पूरा करने की घोषणा करते हैं, संकल्प लेते हैं चुनाव के पहले, ठीक है, और जब चुनाव बीत जाता है तो बाद में व्यक्ति की आवश्यकताएं तो क्या पूरे शहर की एक छोटी से छोटी जरूरत भी नहीं पूरी कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ कवि ने सत्ता पक्ष के ऐसे लोगों का वर्णन कवि ने यहाँ किया है जिनकी कथनी और करनी में आकाश और पाताल का अंतर होता है, मतलब जमीन और आसमान का जहाँ अंतर होता है। यह गज़ल विधा का
एक शेर है। उर्दू फारसी शब्दों का इसमें भावों के अनुकूल प्रयोग किया गया है। जैसे देखिए मैशर, चिराग, हरेक, ठीक है, तो उर्दू फारसी शब्दों का यहाँ प्रयोग किया गया है। अगला देखिए दूसरा गज़ल क्या है। यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए, ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। ठीक है, तो यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है। दरख्तों की छाया मतलब जो पेड़ों की छाया है उसमें भी यहाँ क्या होती है, धूप लगती है। दरख्तों यहाँ पेड़ों से संबंधित है। दरख्तों की छाया में धूप लगना मतलब पेड़ की छाया में भी यहाँ धूप लगती है। इसलिए बची हुई जो शेष उम्र है उसको बिताने के लिए कोई और आश्रय स्थल ढूंढ लिया जाए, या जैसे यहाँ कवि जो हैं वहाँ सुविधाएं प्रदान करने वालों से असुविधाएं मिलने का उल्लेख किए हैं और कह रहे हैं कि जो व्यक्ति या वस्तु आज हमें सहारा देती आई हैं और अब जब परिस्थितियां बदल गई हैं तो परिस्थितियां बदलने के कारण वो हमको पीड़ा पहुंचाने लगे हैं। इसलिए शेष बची हुई जो हमारी उम्र है उसको बिताने के लिए यहाँ नहीं कहीं और जाकर आश्रय अपनाया जाए। ठीक है, कवि ने यहाँ सामाजिक अव्यवस्था का उल्लेख किया है। पलायनवादी वृत्ति का चित्रण यहाँ किया गया है। और देखिए, ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। कवि यहाँ कहते हैं कि अभाव में भी जीवन जीने के लिए समझौता करने वाले लोगों का सुंदर चित्रण करते हुए कवि बताते हैं कि यदि ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे। यदि पूरा कपड़ा नहीं हुआ, शरीर ढकने के लिए अगर कमीज नहीं है, पूरा कपड़ा नहीं है, तो लोग अपने पैरों को मोड़कर अपने पेट को ढक लेते हैं। कहने का यहाँ तात्पर्य यह है कि जीवन में अभावों का सामना करने वाले लोग इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि वे उन अभावों से समझौता कर लेते हैं कि अगर कमीज नहीं है तो अपने पैरों को मोड़कर अपने पेट को ढक लेते हैं। और ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए, और ये लोग कितने मुनासिब हैं मतलब कितने वो हो जाते हैं, समझौता करने वाले हो जाते हैं और सीमित साधनों के माध्यम से ही जीवन यापन कर लेते हैं। इस प्रकार के लोग ऐसी जीवन यात्रा के लिए सर्वथा उचित हैं, मुनासिब हैं, मतलब हमेशा उचित हैं ऐसी जीवन यात्रा के लिए। खुदा नहीं ना सही, आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। कभी यहाँ कह रहे हैं ऐसे लोगों के बारे में उल्लेख करते हैं कि जो समाज में मानवता का प्रचार करने के इच्छुक हैं। ठीक है, कवि क्या रहे हैं कि खुदा नहीं ना सही। ठीक है, यदि मनुष्य भगवान नहीं बन सकता है तो ना सही कोई बात नहीं है। ठीक है, कि इंसान भगवान नहीं बन सकता है, लेकिन उसके पास मानव बनने का तो सुंदर सपना है, अर्थात वह मानव तो बन सकता है। मनुष्य समाज में अपने आदर्शों और सत्कर्मों के माध्यम से मनुष्यता का प्रचार प्रसार तो कर सकता है। उसकी आंखों में सभ्य समृद्ध समाज का सुंदर दृश्य क्या है, विद्यमान है। ठीक है, लोग कितने नहीं कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए, उसके दृष्टि में कितने सभ्य समाज का सुंदर दृश्य विद्यमान है। यहाँ कवि ने समाज में मानवता के विकास की भावना को व्यक्त किया है। मानवता का पालन करना मानव का सबसे श्रेष्ठ धर्म है। ठीक है, यह एक प्रेरणादायक शेर है मानवता की भावना को जागृत करने के लिए। अब देखिए, वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। यहाँ क्या कवि कहते हैं कि वे मुतमईन हैं कि यहाँ कवि ने जो शोषित के प्रति शोषक को भावुक बनाने की बात कही है। ठीक है, यहाँ जो समृद्ध वर्ग है अर्थात जो शोषक वर्ग है उसको विश्वास है कि वे पत्थर की तरह कठोर हैं। कवि का विश्वास है कि वे पत्थर की तरह कठोर हैं। किसी का दुख या किसी का दर्द उन्हें भावुक नहीं बना सकता, उनको दुखी नहीं कर सकता, लेकिन कवि ऐसी आवाज़ के लिए व्याकुल है जिसमें इतना दर्द भरा हो कि पत्थर का हृदय भी पिघल जाए, मतलब पत्थर भी पिघल जाए, जिसका पत्थर का दिल हो वो भी क्या हो, पिघल जाए। ऐसा कवि ऐसी आवाज़ उत्पन्न करने के लिए परेशान है। ठीक है, कि मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। कवि के कहने का तात्पर्य है कि समाज के असहाय लोग, जो असहाय लोग हैं और जो व्यवस्था का चित्रण समाज के असहाय लोगों कवि यहाँ किए हैं, वो कह रहे हैं कि इस बात के लिए उत्सुक जान पड़ते हैं कि कोई तो एक व्यक्ति हो जो अपने दुख से कठोर हृदय समाज को पिघला सके या पत्थर भी पिघल जाए। यहाँ पत्थर पिघलने में, पत्थर पिघलने, ठीक है, में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग सुंदर हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, तेरा निजाम है सिलते जुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। यहाँ कवि कहते हैं कि तेरा निजाम, ठीक है,
तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की। कवि ने सत्ताधारी पक्षी के द्वारा समाज पर लगाए जाने वाले जो अंकुश हैं उसका उल्लेख करते हुए कहा है कि तुम्हारा शासन है या तेरा निजाम है, तुम चाहो तो कवि की आवाज़ बंद कर दो। ठीक है, तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की। एक शायर की जुबान सिल सकते हो या रोक सकते हो। तेरा निजाम मतलब तुम्हारा शासन है, तुम्हारा सत्ता है। ठीक है, तुम सत्ताधारी हो तो तुम चाहो तो कवि की आवाज़ बंद कर सकते हो, शायर की आवाज़ बंद कर सकते हो, क्योंकि जो रचनाएं उसके द्वारा की जा रही हैं वे तुम्हारे विरुद्ध सिद्ध होती हैं। ठीक है, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। ऐसी रचनाओं को समाज में फैलाने से रोकने के लिए यही एहतियात मतलब सावधानी अपनानी होगी कि कवि की जबान सिल दी जाए या कवि को समाप्त कर दिया जाए। यहाँ कवि ने राजनीतिज्ञों की निरंकुशता का उल्लेख किया है और काव्य रचना की महत्ता पर प्रकाश डाला गया है। और इस गज़ल में, पूरे गज़ल में देखिए आप, तो यहाँ उर्दू फारसी शब्दों का सुंदर प्रयोग किया जा रहा है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है। अब देखिए, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तरह, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। यहाँ कवि क्या कह रहे हैं कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जीने और दूसरे के प्रति परोपकार की भावना से जीवन त्यागने की भावना का उल्लेख करते हुए कवि यहाँ कहते हैं कि जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले। हम अपने बगीचे में, अपने बाग में मतलब उपवन के सुंदर फूलदार गुलमोहर वृक्ष के नीचे अपना जीवन बिताएं, ऐसा कवि आभास करते हुए कहते हैं। और दूसरों के फूलदार गुलमोहर की रक्षा के लिए अपने प्राण तक को न्यौछावर कर दें, ऐसा कवि कहते हैं। यहाँ अर्थात कहने का अभिप्राय क्या है? कहने का अभिप्राय यहाँ यह है कि हम अपने जीवन में उपलब्ध होने वाली सुख सुविधाओं में जीवन निर्वाह करें और दूसरों की सुख सुविधाओं की रक्षा करने की भावना भी रखें। परोपकार के लिए हमें अपना जीवन तक न्यौछावर कर देना चाहिए, अर्थात बलिदान कर देना चाहिए, अपने जीवन तक को भी त्याग देना चाहिए दूसरों के उपकार के लिए। अब यहाँ इस गज़ल में, पूरे गज़ल में विशेष में जो यहाँ आपको लिखना होगा बच्चों, उसमें विशेष में होगा कि यहाँ कवि ने सत्ता पक्ष के ऐसे लोगों का वर्णन किया जिनकी कथनी और करनी में ज़मीन और आसमान का अंतर होता है। यह गज़ल जो है, यह गज़ल विधा का एक शेर है। उर्दू फारसी शब्दों का भावानुकूल यहाँ प्रयोग किया गया है। कवि ने सामाजिक अव्यवस्था का उल्लेख किया है। पलायनवादी वृत्ति का सुंदर चित्रण गज़ल में किया गया है। कवि ने अभावग्रस्त लोगों के जीने के ढंग का सजीव एवं मार्मिक चित्रण इस पूरे गज़ल में किया है। पाँव से पेट ढकना जीवन से समझौता करने का प्रतीक है। ठीक है, और कवि ने इस गज़ल के माध्यम से समाज में मानवता के विकास की भावना को व्यक्त किया है। मानवता का पालन करना मानव का सर्वश्रेष्ठ कार्य है, यह एक प्रेरणादायी शेर है, ऐसा कवि ने यहाँ स्पष्ट किया है। कवि ने समाज के असहाय लोगों की व्यवस्था का सुंदर चित्रण इस गज़ल के माध्यम से किया है। वह इस बात के लिए उत्सुक जान पड़ता है कि कोई तो ऐसा व्यक्ति है जो अपने दुख से कठोर हृदय समाज को पिघला सके, अर्थात पत्थर को पिघला सके। और पत्थर पिघल में अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। कवि ने राजनीतिज्ञों की निरंकुशता का उल्लेख किया है। काव्य रचना की महत्ता पर प्रकाश डाला गया है। पूरे गज़ल में उर्दू फारसी शब्दों का प्रयोग हुआ है, हमने पहले भी बताया था, फिर बता रहे हैं। और यहाँ इस पाठ में कवि ने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जीने और दूसरों के प्रति परोपकार की भावना से जीवन त्यागने की भावना का उल्लेख किया है। कवि ने अपने जीवन को सुंदर बनाने के साथ साथ दूसरों के जीवन को भी सुखी और समृद्ध बनाए रखने की प्रेरणा दी है। गुलमोहर जीवन के सुख शांति का प्रतीक होता है। गुलमोहर क्या होता है? सुख शांति का प्रतीक होता है जिंदगी की, गुलमोहर। ठीक है, तो इस पाठ में आए कुछ क्या है शब्दार्थ हैं, आइए जिनका हम देखते हैं। जिनको पाठ में आए मैश्चर का तात्पर्य होगा उपलब्ध। मैश्चर का तात्पर्य क्या होगा? उपलब्ध। हमने पाठ समझाते समय आपको बताया भी है। दरख्त मतलब पेड़। ठीक है, दरख्तों के साये में मतलब पेड़ के साये में, जैसा कि हमने आपको पाठ में समझाया है। मुतमईन मतलब इत्मीनान से, आश्वस्त। ठीक है, बेकरार का तात्पर्य होगा बेचैन और आतुर। निजाम का तात्पर्य होगा राज अथवा शासन। ठीक है, एहतियात मतलब सावधानी बरतना। बहर मतलब छंद। असर मतलब प्रभाव। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस पाठ पर आधारित शब्दार्थ भी आपको समझाया। अब इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर भी हम आपको बता रहे हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि आखिरी शेर में गुलमोहर की चर्चा हुई है क्या? उसका आशय एक खास तरह के फूलदार वृक्ष से है या उसमें कोई सांकेतिक अर्थ निहित है? समझाकर लिखिए। तो इसमें देखिए गुलमोहर से अभिप्राय क्या है? गुलमोहर से अभिप्राय है स्वाधीनता या आत्मसम्मान से है गुलमोहर का तात्पर्य। ठीक है, गुलमोहर जीवन की सुख शांति का प्रतीक है, हमने आपको बताया है। गुलमोहर से अभिप्राय है स्वाधीनता या आत्मसम्मान
का प्रतीक है गुलमोहर। ठीक है, अपने क्षेत्र या देश में हम प्रत्येक परिस्थिति में स्वाधीनता पूर्वक जिएं, ठीक है, स्वतंत्रता पूर्वक जिएं और अपनी इसी स्वाधीनता की रक्षा के लिए किसी अन्य स्थान या देश में अपना बलिदान देना पड़े तो हमेशा हमको तैयार रहना चाहिए। दूसरा प्रश्न है कि पहले शेर में चिराग शब्द एक बार बहुवचन में आया है और दूसरी बार एक वचन में। अर्थ एवं काव्य सौंदर्य की दृष्टि से इसका क्या महत्व है? तो अर्थ एवं काव्य सौंदर्य की दृष्टि से पहले शब्द चिराग जो शब्द है, पहली बार जो आया है चिराग शब्द, वह बहुवचन के अर्थ में आया है कि मतलब सुख सुविधाओं की बहुलता, ठीक है, और एक वचन के अर्थ में आया है कि ढंग की एक भी सुविधा का उपलब्ध ना होना। यहाँ चिराग शब्द का सांकेतिक प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ केवल प्रकाश देने वाले दिए से नहीं है अपितु भौतिक सुख सुविधाओं से भी है। चिराग शब्द की आवृत्ति के कारण यहाँ क्या है, यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चिराग शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हुआ है, तो बार बार जहाँ एक ही वर्ण आता है तो वहाँ क्या होता है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, और जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ भी अलग अलग हो तो वहाँ क्या होता है, यमक अलंकार होता है। तो यहाँ चिराग शब्द की आवृत्ति के कारण यहाँ यमक अलंकार है। और गजल के तीसरे शेर को गौर से पढ़ें। तीसरा प्रश्न है, गजल के तीसरे शेर को गौर से पढ़ें। यहाँ दुष्यंत का इशारा किस तरह के लोगों की ओर है? ठीक है, तो यहाँ कवि दुष्यंत का इशारा ऐसे लोगों की तरफ है, ऐसे लोगों को कवि दुष्यंत ने संकेत किया है जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं, मतलब जो उनकी आवश्यकताएं हैं, ठीक है, तो मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित होते हुए भी जीवन से समझौता करने और उससे तारतम्य स्थापित करने को लोग यहाँ तैयार रहते हैं। ऐसे लोगों का यहाँ वर्णन किया गया है। गजल के तीसरे शेर को गौर से पढ़ने पर यह स्पष्ट होता है। ठीक है, चौथा प्रश्न है, आशय स्पष्ट करें। तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। तो इसका आशय स्पष्ट करना है। अब इसमें इस शेर में कवि दुष्यंत द्वारा रचित तो यहाँ इस शेर में स्पष्ट है, तो इसमें आपको आशय स्पष्ट करना है। तो पहले आपको संदर्भ प्रसंग लिखना रहेगा। तो संदर्भ में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत शेर कवि दुष्यंत कुमार द्वारा रचित गजल साये में धूप से संकलित है, और प्रसंग में लिखेंगे कि इसमें कवि ने राजनयिकों से लोगों द्वारा उनके विरुद्ध किए जाने वाले विद्रोह को दबाने का परामर्श दिया गया है। और आशय इसका होगा, ठीक है, व्याख्या जो आप करेंगे उसमें होगा कि तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, कि तुम्हारा राज्य है, तुम्हारा शासन है, ठीक है, और तुम्हारे विरुद्ध आवाज़ उठाते हुए जो काव्य रचना की जा रही है, शायर जो ये काव्य रच रहे हैं, तुम्हारे लिए यह ज़रूरी है कि तुम ऐसे रचनाओं को सामान्य जनता में आने से पहले इनके रचयिता अर्थात कवियों का ऐसा उपचार कर दो कि वे तुम्हारे विरुद्ध बोल भी ना सकें। ठीक है, तुम उनकी जुबान सील दो, ठीक है, ताकि वो कुछ बोल ना सकें। ठीक है, अब हम बच्चों हमने पूरा पाठ आपको गजल नामक पूरा पाठ समझाया, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पूरा पाठ अच्छे से समझ में भी आया होगा। इस पाठ पर आधारित जो प्रश्नोत्तर थे उनका भी हमने आपको उत्तर समझा दिया। जितने प्रश्न दिए गए थे सबका उत्तर हमने आपको बताया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आया होगा। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।